नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। उसने एक कमेटी भी बना दी है जो अगले 2 महीनों के भीतर इन तीनों कानूनों पर अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि वो कमेटी के आगे नहीं जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कहे मुताबिक तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। हालांकि इस रोक के पीछे कानूनों की संवैधानिक सीमाओं को आधार नहीं बनाया, दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों की तकलीफ और शिकायत का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है। कमेटी में अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद मिश्र और अनिल घनवत शामिल हैं। इनको 2 महीने के भीतर तीनों कानूनों पर अपनी रिपोर्ट देनी है। कोर्ट का कहना है कि किसानों को भी समिति के सामने अपनी बात रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है कि कमेटी गठित और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। दिलचस्प ये है कि सरकार ने मंगलवार की सुनवाई में भी दावा किया कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी तत्व घुस गए हैं। उधर किसान संगठन इसे सरकार की शरारत बता रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही है। किसान संगठनों ने फिर से साफ कर दिया है कि वे इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये कमेटी सरकार के साथ खड़ी है और सिर्फ कागजी जानकारों की है। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। 2 महीने के बाद इस मामले में फिर सुनवाई होनी है, मगर किसान संगठनों का रुख बता रहा है कि सरकार को इसके पहले किसी फैसले तक पहुंचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को असाधारण बताया है और उम्मीद जताई है कि उसके इस आदेश से किसान संगठन संतुष्ट होंगे और प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल बना है उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये उम्मीद अभी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में बैठे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। कद महज 3 फुट 5 इंच, लेकिन बरेली से करीब 300 लोगों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने प्रमोद यादव पहुंचे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता ही नहीं, समर्थक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और उन केंद्र सरकार को ये कहा है कि आपने जो है बगैर किसानों से मशवरा करे हुए ये आपने 3 कानून जो पास करने को किया है और जो हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज बरेली से चलकर हम लोग आए हैं और साथ में बरेली के काफ़ी संख्या में भी लोग आए हैं, तो किसानों के समर्थन में हम यहाँ पर आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किसान नेताओं के तेवर में कोई नरमी नहीं दिख रही है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक के किसानों की यही राय है कि कानून रद्द होना चाहिए। यही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य सतनाम सिंह पन्नू ने कमेटी में शामिल एक सदस्य को किसान नेता मानने से ही इनकार कर दिया। जो भूपिंदर सिंह मान है वो किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग और महिलाओं के वापस जाने की सुप्रीम कोर्ट के अपील को पहले ही किसान नेता ठुकरा चुके हैं। किसान और सरकार के बीच में 8 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सारी बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। ऐसे में सरकार और किसान संगठन दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि अब ये धरना और लंबा खिंच सकता है। गाजीपुर बॉर्डर से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से सरकार ने दूसरे प्रदेशों से मुर्गे अंडे मंगाने पर रोक लगा दी है। बर्ड फ्लू की दहशत से यहां पोल्ट्री कारोबार 80% कम हो गया है। यूपी में हर दिन औसतन 30 लाख मुर्गे बिकते हैं। राज्य के 1 दर्जन जिलों में पक्षियों की मौत हुई है, जिनकी जांच की जा रही है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में अयाज इस गुमटी में पिछले 10 साल से अंडों का कारोबार करते हैं। सुबह से कोई खरीदार नहीं आया।
कई रोज पहले खरीदे गए अंडे गुमटी में भरे पड़े हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं अंडों की बिक्री पे ही रोक न लग जाए। कितना असर पड़ा कि कितना कारोबार पहले कर लेते थे, अब कितना हो रहा है? 90% कम हो गया है तो कारोबार को छोड़िए, 10% बचा है, बस नहीं चल रहा है। 10% में क्या कर लेगा आदमी? 3-4 दिन से ऐसी दुकानदारी। यूपी में पोल्ट्री का बड़ा कारोबार है, इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ यूपी में करीब 30 लाख मुर्गों की रोजाना खपत होती है। होटल रेस्टोरेंट के अलावा पटरी पे भी इसका बड़ा कारोबार है। महीनों चले लॉकडाउन ने पोल्ट्री कारोबार की कमर तोड़ दी। कारोबार संभला तो अब बर्ड फ्लू आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि 75 जिले हैं। हर जिले में 200 गाड़ियाँ, हर जिले में 200 गाड़ियाँ जाती है। एक गाड़ी में 1500 बर्ड होता है, 2000 बर्ड होता है। उसके हिसाब से 30 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में इसका खपत है। तो वो खपत में आज की डेट में जो गिरावट है वो 80% आ गई है। गोरखपुर में टिकरिया के जंगल के किनारे सैयद इकबाल का विशाल पोल्ट्री फार्म है। इसमें अंडे देने वाली 10,000 मुर्गियां पली हुई हैं। सिर्फ गोरखपुर में 200 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म हैं। इन्हें कायम करने के लिए पोल्ट्री फार्म वालों ने बैंकों से करोड़ों का कर्ज ले रखा है। अगर बर्ड फ्लू बीमारी फैली और उसकी रोकथाम नहीं हो पाई तो इस धंधे से जुटे हुए लाख परिवार जो हैं वो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, बैंक का पैसा डूब जाएगा। कानपुर जू में जंगली मुर्गों को बर्ड फ्लू होने के बाद जू बंद कर दिया गया है और काफी पक्षी मारे गए हैं। इसी तरह लखनऊ जू में चिड़ियों के सारे बाड़े बंद कर दिए गए हैं। चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों को मुर्गे खिलाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार कहती है कि वो इसे फैलने से रोकने का पूरा इंतजाम कर रही है। हम पूरी तरह से इसमें सतर्क हैं और बर्ड फ्लू किसी कीमत पर हम अपने प्रदेश में नहीं फैलने देंगे। मुझे मालूम है एक हमारे कुक्कुट पालन वाले लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से ज्यादा बर्ड फ्लू की दहशत है। अभी जब कारोबार इतना कम हो गया है तो अगर केसेस बड़े पैमाने पर निकल आएंगे तो पोल्ट्री उद्योग का क्या होगा समझा जा सकता है। गोरखपुर में सलीम, कानपुर में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। 16 जनवरी की तारीख करीब आ रही है। देश के अब तक के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए चल रही तैयारियों की झलक भी देखने को धीरे धीरे मिल रही है। इसी के तहत मंगलवार को देश के 13 राज्यों में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। मंगलवार सुबह देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। ये वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है। खेप का एक हिस्सा करनाल भेजा गया, जहां उत्तर भारत का सबसे बड़ा वैक्सीन डिपो है। दूसरा हिस्सा उत्तर पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजा गया। दिल्ली को 2,64,000 वैक्सीन डोज मिल गई हैं। दिल्ली में शुरू में 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना टीका लगेगा। इससे पहले सोमवार रात से लेकर मंगलवार तड़के तक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपाउंड में खूब चहल पहल रही। कोरोना से लड़ाई के इस वैज्ञानिक हथियार को लोगों तक पहुंचाने का श्री गणेश नारियल फोड़कर किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पहले ट्रक है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रीमाइसेस से अभी निकल गए हैं। इनका पूजा पाठ के बाद इनका बड़े जोर शोर से यहाँ से उनको निकाला जा रहा है। पूरे स्क्वाड के साथ वो निकल रहे हैं। इन्होंने विक्ट्री साइन भी, और जो ड्राइवर है इस ट्रक के, उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाई है। मंगलवार को पुणे से कोविशील्ड की 56,50,000 डोज 13 जगहों पर भेजी गई, जिसमें दिल्ली के अलावा चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ शामिल हैं। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 70-80 मिलियन डोज हर महीने की है और वो अभी चालू है। ऑलरेडी उतने डोजेस तो रेडी है जनवरी के लिए, और ऐसे हर महीने हम बनाते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1,10,00,000 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से और 55 लाख वैक्सीन भारत बायोटेक से ली जा रही हैं। देश भर में 54,72,000 डोजेज ऑलरेडी, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वहां रिसीव हो गई हैं और 100% डोजेज 14 जनवरी 2021 तक रिसीव हो जाएंगी। व्हेन आई से 100%, उसका अर्थ है 1,10,00,000 डोजेज जो कि SII से आएंगी
और 55 लाख डोजेज जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड से आएंगी। एनडीटीवी ने पूछा कि क्या दोनों में से लाभार्थी या राज्यों को अपनी पसंद की वैक्सीन चुनने की इजाजत होगी। विश्व के अनेक देशों में एक से अधिक वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी देश में अभी लाभान्वितों को इस प्रकार की ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में पहले चरण में कुल 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगना है, जिसमें से करीब 1 करोड़ लाभार्थियों का कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने यह कैंपेन शुरू किया था, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है तो क्या अब इन लाइनों का कोई मतलब नहीं रह गया है? ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय 2 बात कह रहा है। पहला यह कि कोरोना के टीके की दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद से ही वो असर दिखाना शुरू करेगा, और दूसरा टीकाकरण में समय लगेगा। इसलिए आज के दिन में अगर कोई बात जो समझने वाली है वो ये है कि अब दवाई भी है और कड़ाई भी है। पुणे से पूर्वा चिटनिस और दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।